नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीवान की राजनीति में राजद के लिए शहाबुद्दीन परिवार एक बार फिर महत्वपूर्ण हो गए हैं। तेजस्वी यादव इस बात को समझ चुके हैं कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचना है तो कुछ समझौते करने पड़ेंगे और इसीलिए वे पहले हिना साहब और ओसामा साहब से खुद समझौते किए और फिर जिस अवध बिहारी चौधरी के सहारे सीवान की राजनीति को साधने की विफल कोशिश की थी, उसी अवध बिहारी चौधरी को ओसामा साहब से समझौता करने पर मजबूर किया। और जब तेजस्वी यादव सीवान पहुंचे थे तो ओसामा साहब और अवध बिहारी चौधरी में समझौता कराकर सीवान की राजनीति में राजद के लिए नई ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की और इसका नतीजा ये हुआ। वही अवध बिहारी चौधरी अब ये कह रहे हैं कि सांस के अंतिम दम तक लगा देंगे, ओसामा साहब को जिता देंगे। अब देखिए, सीवान की राजनीति में जो ये मोड़ आया है, जो अवध बिहारी चौधरी और जो ओसामा साहब एकजुट हुए हैं, इसका संकेत क्या है? वो माई समीकरण जो शहाबुद्दीन के जमाने में भी सीवान में कभी एकजुट नहीं रहा, क्या उसे तेजस्वी यादव के इस प्रयासों से सफलता मिल जाएगी? देखिए, सीवान एक ऐसा जिला रहा है जहां माई समीकरण लालू यादव के जमाने में भी पूरी तरह से एकजुट नहीं थी। यहां शहाबुद्दीन थे और शहाबुद्दीन के खिलाफ कुछ ताकतें गोलबंद थी और उन ताकतों में यादव एक बड़ा वर्ग था। भले ही अवध बिहारी चौधरी, शिवशंकर यादव और कई यादव नेता शहाबुद्दीन के साथ उस जमाने में भी थे, लेकिन फिर भी जब लोकसभा चुनाव आता था और अमरनाथ यादव पहले चुनाव लड़ते थे तो अमरनाथ यादव के पक्ष में यादव गोलबंद हो जाते थे। जब ओम प्रकाश यादव चुनाव लड़ना शुरू किए तो ओम प्रकाश यादव के पक्ष में गोलबंद हो जाते थे। वैसे ही यादवों का वोट शहाबुद्दीन को मिलता था, जो शहाबुद्दीन से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, जिनकी शहाबुद्दीन से व्यक्तिगत जुड़ाव था, वही उनको वोट देते थे। माई समीकरण दरक गया था सीवान में, क्योंकि कई जगहों पे वो लड़ाई मुस्लिम और यादव के बीच हो जाती थी, चाहे वो ताहिरा नरसंहार की बात हो या मुजाहिदपुर की घटना, सब लोगों के जानकारी में है। और अब उसी माई समीकरण को फिर से सीवान में साधने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी पाने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए पूरे बिहार में जो समीकरण सेट कर रहे हैं, उसमें वो सीवान को कैसे भला छोड़ सकते हैं, जो सीवान कभी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, जहां शहाबुद्दीन की मर्जी से सब कुछ होता था। मरहूम शहाबुद्दीन कई मायनों में आरजेडी के लिए वरदान थे सीवान के लिए। वो जो चाहते थे वो करा लेते थे। सीवान ही नहीं बल्कि गोपालगंज, छपरा और पूरे बिहार में उनका प्रभाव था और उसी प्रभाव के बल पर वो सीवान में अपना एक छत्र राज भी करते थे। लेकिन समय बदला और परिस्थितियां बदली और वैसे वैसे आरजेडी से शहाबुद्दीन परिवार की दूरी बढ़ती गई। लोकसभा चुनाव में नतीजा यहां तक पहुंचा कि हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ गए। आरजेडी भी अवध बिहारी चौधरी के सहारे सीवान की राजनीति को नए सिरे से साधने का प्रयास किया, लेकिन उसके प्रयासों को पंख नहीं लग पाए। अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए और हिना साहब निर्दलीय रहते हुए भी दूसरे स्थान पर चली गई। न हिना साहब को कुछ मिला और न राजद को। ऐसे में जो तेजस्वी यादव हिना साहब और ओसामा साहब से दूरी बनाकर चल रहे थे, उन्होंने समय के नजाकत को समझा। लालू यादव के पहल पर
समझौता हुआ और फिर से हिना साहब और ओसामा साहब की आरजेडी में वापसी हो गई। और उसका परिणाम अब ये हुआ कि अवध बिहारी चौधरी और आरजेडी के वैसे नेता जो दूर हो गए थे हिना साहब से, वो भी अब करीब पहुंच गए। अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है, और जब विधानसभा चुनाव की तैयारी है तो सीवान में जीत कैसे होगी, सीवान के 8 सीटों पर कैसे मुकाबला होगा, इस बात की रणनीति बन रही। और इसी रणनीति में आरजेडी ये चाहती नहीं कि वोटों का बंटवारा किसी भी तरह से हो, और इसीलिए सबको गोलबंद किया जा रहा है। तेजस्वी यादव पहुंच भी रहे हैं, और जब पहुंचे हैं सीवान में फिर से, तो आरजेडी कार्यकर्ताओं में नया जोश जगा है। देखिए, सीवान की राजनीति पर यदि आप गौर करेंगे तो मामला दोनों तरफ है, लड़ाई दोनों तरफ है, और फूट भी दोनों तरफ है। यदि एनडीए की बात करते हैं तो देखिए, एनडीए में मनोज सिंह का गुट, ओम प्रकाश यादव का गुट अलग, फिर मंगल पांडे, व्यास सिंह अलग गुट। यदि एनडीए की बात करेंगे तो कविता सिंह और अजय सिंह एक अलग तरीके से, क्योंकि सब जगह सीटों के लिए मारामारी है। जब सीटों के लिए मारामारी है तो राजनीति भी साधे जाएंगे। रघुनाथपुर में लोजपा के रास्ते अयूब रईस की भी एंट्री हो चुकी है। तो देखिए, 3 सीटें हैं जहां आरजेडी ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतार सकती है, रघुनाथपुर, बरहरिया और सीवान। तो सीवान में अवध बिहारी चौधरी हैं, और अब जब वो कह रहे हैं कि सांस के अंतिम दम तक ओसामा के साथ खड़े रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि सीवान में उनका सीट कन्फर्म है। रघुनाथपुर और बरहरिया में से ही कोई एक सीट है जहां ओसामा जा सकते हैं। अब देखिए, रघुनाथपुर में भी ओसामा साहब के समर्थक विधायक ही हैं, और बरहरिया में बच्चा पांडे भी आरजेडी के ही विधायक हैं। यानी किसी एक को का तो टिकट कटना तय है। रघुनाथपुर में ओसामा साहब को चुनौती देने के लिए अयूब रईस लोजपा के रास्ते खड़े हैं एनडीए के तरफ से, वहां मनोज सिंह की भी दावेदारी होगी। तो अब ऐसी स्थिति में सीवान की राजनीति कहां जाएगी, ये देखना है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी अपनी तैयारी पूरी तरह से सीवान को लेकर कर रही है। घेराबंदी शुरू हो चुकी है। एनडीए भी कमजोर नहीं है, चिराग पासवान अयूब रईस को सामने कर दिए हैं। तो सीवान में मुकाबला होगा इस बार, और मुकाबला सीवान का इस बार आसान नहीं है, क्योंकि एनडीए जितना जोर लगाएगी उतना ही जोर महागठबंधन भी इस बार सीवान में लगाएगी। और पिछले चुनाव में भी महागठबंधन अच्छे खासे सीटों पर जीत पाई थी। महाराजगंज से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय शंकर दुबे जीते थे। केवल गोरियाकोठी और दरौंदा, ये 2 सीटें ही एनडीए के पाले में गई थी, नहीं तो बाकी 3 जो आरजेडी की सीटें हैं, बरारिया जीती थी, रघुनाथपुर जीती थी, सीवान जीती थी, दरौली में माले जीत गई थी, जीरादेई में माले जीत गई थी। तो 5 तो ये सीटें हो गई, एक कांग्रेस जीत गई थी। महाराजगंज में तो 6 सीटें, और 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा हुआ था। बीजेपी की दोनों सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। अब सीवान चूंकि मंगल पांडे का भी गृह जिला है, तो सीवान की राजनीति में मंगल पांडे का भी दखल होता है। बीजेपी की राजनीति की बात करें तो अब देखना यह है कि सीवान की जो राजनीति है, जहां आरजेडी फिर से शहाबुद्दीन परिवार को आगे कर दिया है और उसके अगल बगल सारे प्यादे को फिट किया जा रहा है, ऐसे में जब आरजेडी से मुकाबला एनडीए को सीवान में करना है तो फिर से कमर कसकर तैयार होना पड़ेगा। हालांकि सीवान में जनता दल यूनाइटेड की ही सांसद है, और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उसकी गोलबंदी यदि एनडीए के साथ
होती है तो लड़ाई जबरदस्त होगा। और 2025 के चुनाव की तैयारियों में एनडीए भी लगा हुआ है। एनडीए के भी जो है सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष जिलों में घूम रहे हैं, एनडीए की बैठक कर रहे हैं। सामाजिक समीकरणों को देखा जाए तो उनका समीकरण भी मजबूत है। और ऐसे में जब सीवान में एक बार फिर शहाबुद्दीन के परिवार को केंद्र में रखकर आरजेडी पॉलिटिक्स करेगी तो निश्चित रूप से एक बार शहाबुद्दीन के पक्ष और विरोध की भी बातें होंगी। और जब बातें होंगी तो राजनीति भी कई मोड़ लेगी और कई तरह की बातें सीवान की राजनीति में होगी। और यही देखना है कि सीवान का जो समीकरण है वो जाकर कहाँ फिट बैठता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देते रहेंगे। आपके पास भी यदि कोई बातें हो, इस पर आपका क्या विचार है वो हमें कमेंट करके बताएं। आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और हमें हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार दुलार हमें देते रहें। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।